नमस्कार मित्रों, मैं जीएस गुरु आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्टार एकेडमी विद जीएस गुरु में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस सेशन में हम मध्यकालीन भारत के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनने योग्य होते हैं उन सारी क्वेश्चनों पर प्रकाश डाल दिया था। उनसे रिलेटेड सभी क्वेश्चनों को हमने देख लिया था पिछले वीडियो में। ठीक जी, जैसे आपको बता दें कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हमने बताया था। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का प्रथम शासक था जो 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक शासन किया था। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने चर्चा कर लिया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन कौन से स्थापत्य कला का निर्माण करवाया था। ठीक, जैसे उसने कुतुब मीनार बनवाया था, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनवाया था, कुबतुल इस्लाम मस्जिद बनवाया था दिल्ली में। इन सारे चीज़ों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली थी पिछले वीडियो में। तो आइए इस वीडियो में हम यहाँ आपको इल्तुतमिश से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनने वाले होंगे आपके एग्ज़ाम में, उन सारे क्वेश्चनों पर प्रकाश डालेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले आइए इल्तुतमिश के बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में हम लोग जानते हैं। इल्तुतमिश था कौन, इल्तुतमिश की क्या भूमिका रही थी। देखिए, इल्तुतमिश जो था कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। इल्तुतमिश कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। ये इससे पहले जब ऐबक की मृत्यु हो जाती है, ये 1210 ईस्वी में, जब 1210 ईस्वी में ऐबक की मृत्यु हो जाता है तो ऐबक का एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है आराम शाह। ये आराम शाह कुछ समय के लिए शासक बनता है। ठीक है, लेकिन इस आराम शाह की हत्या कर देता है ये इल्तुतमिश। ठीक, ये जो इल्तुतमिश आप जिसको देख पा रहे हैं, ठीक, इस इल्तुतमिश ने ऐबक की हत्या कर देता है, सॉरी, ये आराम शाह की हत्या कर देता है। और आराम शाह की हत्या करने के बाद ये खुद उस गद्दी पे बैठ जाता है। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक का अपना साम्राज्य नहीं था। कुतुबुद्दीन ऐबक को साम्राज्य मिला था किससे? तो मोहम्मद घोरी से। मोहम्मद घोरी भारत में साम्राज्य पाया कैसे? तो वो ये पृथ्वीराज चौहान, ठीक, जो एक राजपूत वंश का, चौहान वंश का शासक था। ठीक, इसको पराजित करके मोहम्मद घोरी ने भारत में अपना साम्राज्य कायम किया था। और इसी साम्राज्य को चलाने के लिए आगे किसको मिला? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को मिला था। कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम था, इसीलिए इस जो भी आपके डायनेस्टी है, वंश है, इसका नाम ही गुलाम वंश रख दिया गया है। ठीक, इस सारे साम्राज्य का नाम, वंश का नाम गुलाम वंश रख दिया गया, क्योंकि इसमें सारे के सारे जो भी शासक बने हैं एक तरफ से, वो सारे के सारे गुलाम बने हैं, कोई ना कोई गुलाम रहे हैं। ठीक, तो कुतुबुद्दीन ऐबक भी गुलाम था किसका? मोहम्मद घोरी का। उसके बाद जस्ट उसके बाद ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना एक गुलाम बनाया था इल्तुतमिश को। तो ये जो इल्तुतमिश था ये गुलाम था। तो इल्तुतमिश का कहना था कि जब गुलाम के मतलब जो साम्राज्य है उस साम्राज्य पर अधिकार गुलाम का हो रहा है, तो ये ऐबक ने अपने बेटे को क्यों सत्ता दे दिया। तो इल्तुतमिश ने ऐबक के पुत्र आराम शाह की हत्या करके 1210 ईस्वी में खुद गद्दी पे बैठ जाता है। ठीक है, ये 1210 में इसका शासन रहता है। 1100 में 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश अपना शासन स्थापित कर लेता है। तब से इल्तुतमिश अपना आगे शासन चलाने लगता है। ठीक, देखिए, ये जो इल्तुतमिश है ये शमसी वंश का शासक था। ठीक, इल्तुतमिश कहाँ का शासक था? तो ये किस वंश का था शासक था? तो शमसी वंश का शासक था। अगर आपसे पूछा जाए कि इसके संस्थापक कौन हो जाएंगे, तो संस्थापक आपको इल्तुतमिश हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, इल्तुतमिश था कौन? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। ये उसका आप बायोडाटा दे सकते हैं। उसके बाद पूछा जाए कि ये जो शमसी वंश था इसकी राजधानी कहाँ बनाया गया था, तो इसकी राजधानी दिल्ली में बनाया गया था। ठीक है, ये दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था। ये कौन? तो इल्तुतमिश। देखिए, इससे पहले जो कुतुबुद्दीन ऐबक आया था उसने अपनी जो साम्राज्य था, ठीक है, जो राजधानी थी वो कहाँ बनाया था? तो उसने अपनी राजधानी को बनाया था लाहौर में। ठीक, ये देखिए, हम एक मैप बनाने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर, भारत का मैप। इस मैप से आपको क्लियर हो जाएंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, देखिए, कुछ बेहतर तो नहीं बना पा रहे, लेकिन फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको समझ में आए। देखिए, ये अब भारत हो गया अपना। ये जो भारत है, इस भारत में इस क्षेत्र में यहाँ लाहौर पड़ता था। ठीक, जो वर्तमान में हमारे पार्टीशन के बाद पाकिस्तान में चले गए। ठीक है, ये पाकिस्तान में चला गया, जो पहले हमारे भारत में था ये यहाँ चला गया। तो ये जो लाहौर है, इस लाहौर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी शासन स्थापित किया था, अपनी राजधानी यहाँ बनाया था और यहीं से ये संचालित करता था। लेकिन जब ये इल्तुतमिश शासक बनता है 1211 ईस्वी में, तो इसने यहाँ से अपनी राजधानी उठाकर कहाँ लाया? तो ये दिल्ली लाया और दिल्ली में अपनी राजधानी स्थापित किया था। ठीक, और यहीं से दिल्ली सल्तनत की स्टार्ट होती है।
ठीक, तो हम लोग ये सेशन पढ़ रहे हैं किसकी, दिल्ली सल्तनत की। ठीक, तो अगर आपसे पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक शासक कौन हो जाएगा, तो ये वास्तविक शासक आपको इल्तुतमिश माना जाएगा। क्यों माना जाएगा, क्योंकि इसी ने लाहौर से अपनी राजधानी परिवर्तन करके कहाँ लाया था, तो दिल्ली लाया था। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब आइए इल्तुतमिश के बारे में कुछ पर्सनल जो जानकारियाँ होती है उसके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक, देखिए ये फोटो जो आप लोग देख पा रहे हैं, ये पिक्चर किसका है, तो ये इल्तुतमिश का है। अब आइए देखिए इल्तुतमिश का पिता कौन था, तो ये इलाम खां। ठीक, इलाम खां कौन था, इल्तुतमिश का पिता था। ठीक है, ये एक इलबड़ी जनजाति थी। ठीक, ये कौन सा जनजाति, इलबड़ी जनजाति। ये जनजाति था कहाँ का, तो यह एक तुर्क जनजाति था। ठीक है, तुर्क, ये जो तुर्क जनजाति लोग हैं, ठीक, जिसका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा रहा है। ठीक, तो उन्हीं तुर्क जनजातियों में से एक जनजाति था कौन, तो ये इलबड़ी। ठीक, वो जनजाति नाम था उसका इलबड़ी। ये इलबड़ी जनजाति का एक शासक था इलाम खां। ठीक है, मतलब सरदार हुआ करता था। पहले क्या होता था कि कबीलाएँ बटी होती थी, ये कबीला हो गया, ये कबीला, ये ए कबीला, ये बी कबीला, ये सी कबीला, ऐसे करके बहुत सारे कबीलाएँ बटी होती थी, जिसके एक प्रॉपर सरदार हुआ करता था। हमारे भारत में भी काफ़ी समय पहले जब ये ऋग्वैदिक काल चल रहे थे, तो उस समय हमारे भारत कई सारे कबीलों में बटा हुआ था और उस कबीलों का एक प्रॉपर सरदार हुआ करता था। ठीक है, वही कबीला धीरे धीरे बड़ा होते गया, प्रांत में बटा। ठीक है, मतलब ये जनपद बना, उसी जनपद से ये बहुत बड़ा महाजनपद बना और वही महाजनपद टोटल बाद में 16 महाजनपद कहलाए। ठीक है, जिसमें से सबसे फेमस जो महाजनपद था वो आपका मगध रहा था। ठीक, इसके बारे में हमने काफ़ी सारे वीडियो बनाए हैं, मगध के बारे में काफ़ी सारी जानकारी आपको दिए हैं। ठीक, तो वो आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आपके उस वीडियो का लिंक। तो अगर आप नहीं जानते हैं जब महाजनपद के बारे में, उससे रिलेटेड MCQ लगाना चाहते हैं, तो आप वहाँ जाके लगा सकते हैं। ठीक, चलिए आइए हम यहाँ इल्तुतमिश के पर्सनल जानकारी के बारे में जान रहे हैं। देखिए ये जो इल्तुतमिश था, इसके पिता इलाम खां जो इलबड़ी जनजाति थी इसके सरदार हुआ करते थे। इल्तुतमिश का ससुर कौन था, तो इसके ससुर देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, ये जो ऐबक है, ये ऐबक क्या किया था कि ये गोरी के पुत्री थी उससे विवाह कर लिया था। ठीक है, उससे विवाह कर लिया था। उसके बाद ऐबक के पुत्री से कौन विवाह कर लिया था, तो ये आपका इल्तुतमिश विवाह कर लिया था ये। ठीक है, तो ये एक गुलाम भी था और साथ ही साथ इसका दामाद भी था। ठीक, चलिए आगे देखिए इल्तुतमिश की पत्नी शाह तुर्कीन। ठीक है, मतलब ये शाह तुर्कीन जो है ये इल्तुतमिश की पत्नी। देखिए शाह तुर्कीन, शाह का अर्थ राजा माना जाता है। ठीक है, मतलब जो सब पे शासन करने वाला हो उसको शाह कहते हैं। तुर्की वो उधर से रिलेटेड है, उसी नाम से इसका नाम रखा गया है शाह तुर्की। ठीक, हालांकि आपको आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इसकी पत्नी का नाम, ये याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं, तो आप लोग चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं। आगे देखिए इल्तुतमिश के संतान, ये कुछ उसके संतानें हैं। ठीक है, जैसे ये नसरुद्दीन मोहम्मद हो गए, ठीक, रजिया सुल्तान हो गई, रुकनुद्दीन हो गए, ठीक, कुतुबुद्दीन हो गए, ये कुछ उसकी संतानें थी। तो इसके बारे में आपको विशेष रूप से नहीं जानना है। ठीक, आपको जानना क्या है यहाँ पर, तो मुख्य रूप से आपको ये रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ना है और रुकनुद्दीन के बारे में पढ़ना है। ये महत्वपूर्ण शासक आए थे। ठीक है, क्योंकि ये जैसे ही इल्तुतमिश की मृत्यु हुआ था तो इसने अपना उत्तराधिकारी जो होता है, ठीक है, अपने बाद जो शासन करने वाला होता है, वो रजिया सुल्तान को चुन के गया था। लेकिन रजिया सुल्तान एक महिला थी, जिस कारण से इसको अयोग्य घोषित कर दिया गया और रुकनुद्दीन जो फिरोज शाह जो था, रुकनुद्दीन फिरोज को दिल्ली का राजा बना दिया गया, शासक बना दिया गया। ठीक, तो ये दोनों शासक हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो हम आगे इन्हीं शासकों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो आपको ये 2 चीज़ें याद रखनी है। देखिए जैसे रजिया सुल्तान के बारे में यहाँ दिया हुआ है, रजिया सुल्तान कौन थी, तो ये रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका थी जो इल्तुतमिश की पुत्री थी। ठीक है, चलिए आइए इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अब आइए देखिए इल्तुतमिश के बारे में थोड़ी सी और डिटेल यहाँ दी हुई है। देखिए इसके बारे में जानिए, इल्तुतमिश के गुलाम। ठीक, देखिए इल्तुतमिश का गुलाम जो था चालीसा दल था। ठीक है, मतलब इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य को ढंग से चलाने के लिए एक दल का गठन किया। ठीक है, मतलब एक संगठन बनाया। आप कह सकते हैं कि इल्तुतमिश ने क्या किया था, एक संगठन, एक दल बनाया था। ठीक है, जिस दल को चालीसा दल के नाम से जाना जाता था। ठीक, जिसको तुर्कान चहलगानी भी कहा जाता था। ठीक, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। ठीक, ये तुर्कान ए चहलगानी, थोड़ी सी लिखने में समस्या होती है यहाँ, लेकिन कोई बात नहीं, समझने योग्य है, आप समझ सकते हैं।
चलिए, तो ये तुर्कान चिहलगानी, जिसको चालीसा दल के नाम से जाना जाता है, ठीक है, इसकी स्थापना किसने किया था? तो ये इल्तुतमिश ने आपका किया था। ये जो इल्तुतमिश था, इसने एक दल बनाया था। दल क्यों बनाया था इसने? तो दल बनाने के पीछे रीजन ये था कि ये चाहता था कि अपने साम्राज्य को ढंग से संचालित कर सके, ठीक है। तो इसने अपने साम्राज्य को ढंग से संचालित करने के लिए क्या किया था? तो चालीसा दल बनाया था, जिसमें 40 जो थे ना तुर्क सरदार थे, जो तुर्क जनजाति बताए थे हम। ये आया कहाँ से था? तो उधर ही तुर्क जनजाति के क्षेत्रों से आया था। तो जैसे ही तुर्क जनजाति के क्षेत्रों से ही आया था ना, तो इसने उधर से जो भी 40 विद्वान थे, ठीक, मतलब टैलेंटेड व्यक्ति थे, उन 40 टैलेंटेड व्यक्तियों को यहाँ पर सम्मिलित कर दिया था अपने क्षेत्र में, ठीक है। और इसको भारत में लाकर एक दल बना दिया। इसके 40 मंत्री के रूप में आप जान सकते हैं, ठीक। जैसे अपने भारत में राजा सबको देखिएगा तो राजाओं के पास कई सारे मंत्री होते थे, जैसे अकबर के मंत्री बिरबल, ठीक है, वैसे ही कई सारे मतलब मंत्री का पद। तो इस इल्तुतमिश ने यही मंत्री का पद रखा था यहाँ पर, ठीक है। कितने मंत्री रखा था? 40 मंत्री, और इसी के अनुसार ये सारे कार्य करते हैं, ठीक। वर्तमान में भी आप देखिएगा तो ये भारत में जो एक प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रधानमंत्री अपने काम को ढंग से करने के लिए बहुत सारे अलग अलग प्रकार के मंत्री रखते हैं, ठीक। जैसे आपके वित्त मंत्री हो गए, शिक्षा मंत्री हो गया, ठीक, स्वास्थ्य मंत्री हो गया, उद्योग मंत्री हो गया। तो कुछ मंत्रियों को गठित किया जाता है ताकि काम जो है ढंग से किया जा सके। तो इसी काम को ढंग से करने के लिए इल्तुतमिश ने अपने क्षेत्रों में भी क्या किया था कि 40 मंत्रियों का गठन किया था, जिसको ये चालीसा दल कहता था, यानी तुर्कान चिहलगानी कहता था, ठीक। चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखिए, इसके 2 गुलाम थे जो काफ़ी फेमस थे। इल्तुतमिश के 2 गुलाम काफ़ी, एक नसरुद्दीन मोहम्मद, ठीक है, नसीरुद्दीन मोहम्मद, ठीक। दूसरा गुलाम कौन था? तो गयासुद्दीन बलबन, ठीक है। इसमें से नसीरुद्दीन मोहम्मद जो है ये थोड़े समय के लिए आया था, ये साधारण सा व्यक्ति था, ठीक। ये जो है ना टोपी सिल के अपना जीवन जिया करता था, ठीक है, मतलब ये टोपी सिलता था ये, ठीक है, टोपी सिलता था। कौन टोपी सिलता था? तो नसीरुद्दीन मोहम्मद, ठीक। और ये अपना जीवन व्यतीत करता था, लेकिन कुछ समय के बाद, ठीक है, मतलब इसने भी पद संभाला था, ठीक। कौन? तो ये इल्तुतमिश के जो गुलाम है ये नसीरुद्दीन, इस नसीरुद्दीन ने भी अपना पद संभाला था, ठीक है। एक मिनट रुक जाए, तो मैसेज आएंगे, डिस्टर्ब होंगे तो हम इसको चलिए। देखिए, तो ये 2 प्रमुख गुलामों के बारे में आप याद रखेंगे यहाँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इल्तुतमिश का अर्थ क्या होता है? ये इल्तुतमिश जो है इसका अर्थ क्या होता है? तो साम्राज्य का स्वामी होता है, ये शब्द का अर्थ होता है, ठीक है। इल्तुतमिश था कहाँ का? तुर्क जनजाति का था, ठीक। जो तुर्क जनजाति था कौन सा था? इलबड़ी नाम के तुर्क जनजाति का था ये कौन? इल्तुतमिश, ठीक है। अब देखिए, इससे इल्तुतमिश गुलाम कैसे हुआ, इसके पीछे कोई कुछ स्टोरी है, ठीक है, हिस्ट्री है, इसको हम लोग जानने का प्रयास कर लेते हैं, ठीक। चलिए देखिए, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था कौन? इल्तुतमिश, ठीक है। मतलब कि अचानक एक बार पता चला कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक, कि कोई एक गुलाम है जो काफ़ी बेहतर, मतलब जाना माना गुलाम था ये, ठीक। पहले होता क्या था कि गुलामों का एक बाज़ार लगता था, इसमें अलग अलग से लोग आते थे, कुछ लोगों को बंदी बनाकर और उसको लाकर यहाँ बेच दिया करते थे, ठीक है, मतलब गुलाम के रूप में बेच देते थे। और जो भी शासक लोग होता था, ठीक, जो गुलाम खरीदना चाहता था, गुलाम से लोग करवाता क्या था? खेती बाड़ी करवाता था, कोई मतलब कि जैसे नहर हो गए, नदी हो गए, ठीक, या कोई बिल्डिंग भवन निर्माण का कार्य हो गया। तो इन सारे कार्यों के लिए गुलामों का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। पहले कोई मजदूर नहीं होते थे, बस किसी को पकड़ के ले गए, गुलाम बना लिए और उससे नहर खुदवा रहे हैं, नदी खुदवा रहे हैं, ये सारे काम किया जाता था उस समय, ठीक है। चलिए, तो देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक को पता चला कि ये एक इल्तुतमिश नाम का बंदा है, ठीक है, जिसको बंदी बना के लाया गया है और काफ़ी ये बेहतरीन है। तो इसको इल्तुतमिश ने अपने पास गुलाम के रूप में बुला लिया, ठीक। मतलब कि जो इसके मंत्री थे, उससे इसने अपनी इच्छा जाहिर की कि आप जाइए और इल्तुतमिश को बुला के ले आइए, मतलब उसको गुलाम बना के लेके आइए, वो हमारे दरबार में रहेगा, ठीक। तो इस प्रकार से इल्तुतमिश को गुलाम बनाया गया था, ठीक है। देखिए, यहाँ लिखा भी हुआ है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदने की इच्छा प्रकट की, तो दासों के व्यापारी ने आज्ञा दी कि इल्तुतमिश को दिल्ली लाए। दिल्ली में ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को अपने गुलाम के रूप में खरीदा था, ठीक है, ये गुलाम के रूप में खरीद लिया था। अब देखिए, जैसे ही खरीदा, ठीक, खरीदा कब था? 1205 ईस्वी में, ठीक है। उस समय तक लगभग घोड़ी का कहानी समाप्त था और 1206 ईस्वी में बन गया था ये कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक शासक। तो इसने क्या किया था कि इसको, इल्तुतमिश को
बदायूं, बदायूं एक जगह है, ठीक है। इस बदायूं का गवर्नर नियुक्त कर दिया था। गवर्नर होता है उस क्षेत्र को संचालित करने वाला, ठीक है। जैसे गवर्नर होता है, जैसे राष्ट्रपति हो गए, ये पूरे भारत के गवर्नर है, पूरे भारत को संचालित करने का काम करते हैं, ठीक। तो वैसे ही मतलब किसी एक खास क्षेत्र को संचालित करने का काम, इस यहाँ पे जो भी प्रशासनिक कार्य होंगे इस सारे क्षेत्रों को देखने का काम एक गवर्नर का होता है, ठीक। तो यहाँ पर बदायूं का गवर्नर बना दिया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक को, कब? तो 1205 ईस्वी में, ठीक है। अब ये वहाँ से काम करता था, ठीक। चलिए आगे देखिए 12 फरवरी 1229 की बात की जा रही है, ठीक है। इस समय जो इल्तुतमिश था ये स्वतंत्र एक राजा के रूप में मतलब जाना जाता है। इस समय हुआ क्या था, देखिए 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश तो अपना सत्ता संभाल लिया था, ठीक है। 1211 से लेकर 1229 तक चला। इस समय इसने क्या किया था, इल्तुतमिश ये गुलामी का जो टैग लगा हुआ था उसके ऊपर वो हटा देता है, ठीक। और इस समय स्वतंत्र सुल्तान के रूप में जाना जाता है, एक स्वतंत्र सल्तनत की स्थापना करता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ये जो व्यक्ति था इल्तुतमिश, इसने अपनी राजधानी दिल्ली लाया था, ठीक है। और दिल्ली का प्रथम सुल्तान कहलाया ये, ठीक है। कैसे कहलाया, ठीक। इसने राजधानी दिल्ली लाया था, इससे पहले किसी ने भी दिल्ली पर शासन नहीं किया था, ठीक। तो दिल्ली के पहले सुल्तान के रूप में इल्तुतमिश को जाना जाता है। यहाँ से इतना आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ये इल्तुतमिश जो था इसने जो है ना खिलौत एक पद होता था, ठीक। मतलब खिलाफत कह लीजिए, ठीक। खिलौत एक डिग्री हुआ करती थी, डिग्री के रूप में जानिए इसको, ठीक है। तो जो भी कोई भी मतलब पूरे विश्व में कोई भी अगर सुल्तान बनना चाहता था, ठीक है, ये मुस्लिमों का एक डिग्री था खिलौत। अगर कोई मुस्लिम कहीं सुल्तान के पद धारण करना चाहता है तो उसको जो खलीफा हुआ करता था उस खलीफा से डिग्री लेना पड़ता था, ठीक। खलीफा हुआ कौन करता था, तो तुर्की में एक खलीफा हुआ करता था, ठीक है। और वही खलीफा ये सारे डिग्री जारी करते थे, ठीक। तो जिसको ये डिग्री मिल गया खिलौत का वो शासक कहलाया करता था, ठीक। तो इल्तुतमिश ने भी ये खिलौत का डिग्री दो बार प्राप्त कर लिया था, ठीक है। जिसमें इल्तुतमिश को क्या कहा गया, तो इल्तुतमिश को एक शासक के रूप में, सुल्तान के रूप में जाना गया। लेकिन ऐबक के बारे में हमने आपको बताया था कि ऐबक सुल्तान नहीं कहलाया था, ठीक है। ऐबक किस रूप में काम करता था, तो ये एक सिपा सालार के रूप में काम करता था, ठीक है। और या फिर मालिक कह लीजिए, ऑनर कह लीजिए, ठीक है। ऑनर के रूप में काम करता था कौन, तो ऐबक। लेकिन ये इल्तुतमिश आया तो इसने ये खिलौत नाम का जो डिग्री होता है ये डिग्री हासिल की, और डिग्री हासिल करने के बाद इसने अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन है तो आपका इल्तुतमिश हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि दिल्ली का प्रथम शासक कौन है तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। तो वही अगर आपसे पूछा जाए कि दिल्ली का वास्तविक शासक कौन है, ठीक है, ये जो सल्तनत काल है इसका वास्तविक शासक या गुलाम वंश के अंतिम वास्तविक शासक कौन है, तो वास्तविक शासक के रूप में इल्तुतमिश को ही जाना जाता है, ठीक है। चलिए ये वही बात है, इल्तुतमिश ने 40 योग्य तुर्क सरदारों का गठन किया था, ठीक है। वही हमने ऊपर आपको बता दिया था कि इल्तुतमिश ने तुर्क सरदार में जो भी थे 40 वो सरदार को, जिसको अपना गुलाम बना के लाया था, जो भी विद्वान लोग थे, और उन सबको ये तुर्काने जो चहलगानी था इसमें भर्ती कर दिया था। और इसमें भर्ती करके वो इनसे अपनी जो साम्राज्य था, ठीक, एम्पायर था इसका, उसको संचालित करने का काम करता था ये व्यक्ति, ठीक है। चलिए वही सब बातें हैं जो ऊपर हमने आपको समझाई है। देखिए अगर आपको इन सारी चीज़ों को समझने में समस्या हो रही हो, एक बार में ना समझ में आए तो वीडियो को 2 बार 3 बार करके देख सकते हैं आप, ठीक है। ये काफ़ी आपके लिए यूज़फुल है। अगर इतना आप कैप्चर कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि सल्तनत काल से कोई क्वेश्चन आपके छूटने जा रहे हैं, ठीक। देखिए यूट्यूब में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, ठीक। वहाँ आपको 3 डॉट ऑप्शन होते हैं, वो मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, दोगुना स्पीड से भी देख सकते हैं, 1.25 से देख सकते हैं, 1.5 से देख सकते हैं, 1.75 से देख सकते हैं। तो एक बार आप सीधे देख ले। अगर आपको एक बार में कैप्चर नहीं होता है, अगर आप फर्स्ट बार पढ़ रहे हैं तो दूसरी बार आप उससे स्पीड बढ़ा के 1.25 पे देख ले, तीसरी बार आप 1.5 पे देख ले। ऐसे करके आप मल्टीप्लाई करके देखते जाएँ, 2 बार 3 बार अगर आप देख लेते हैं तो आपको 100% ये याद हो जाएंगे, ठीक है। और कोशिश करें कि ये सिर्फ देखे ही मत, कॉपी और पेन लेके इसको नोट करते रहे। क्योंकि देखिए जो कुछ बातें हम सुनते हैं ये सुन के हमारा दिमाग ज़्यादा देर तक कैच नहीं कर पाता, लेकिन जो बातें हम लिख लेते हैं वो हमारा दिमाग काफ़ी लंबे समय तक कैच करके रखे रहता है, क्योंकि लिखने के बाद एक प्रॉपर इमेज बन जाता है हमारे दिमाग में। तो आप कोशिश करेंगे कि जो भी यहाँ पर पढ़ाया जा रहा हो, अगर आप सीरियस रूप से पढ़ रहे हैं तो इसको नोट कर लेने का प्रयास करेंगे, ठीक। अगर आप पढ़ने वाले हो, सीरियस कैंडिडेट होंगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि कितना इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखिए इल्तुतमिश जो है ना, मतलब न्याय के लिए कुछ अपने दरबार में शामिल किया था,
ठीक है। न्याय के लिए जाना जाता था इल्तुतमिश, काफ़ी अच्छे खासे न्याय थे इसके समय में। ठीक है, देखिए इसने संगमरमर की 2 जोड़ी मूर्तियाँ मतलब बनवाया था। ठीक है, मतलब ये थोड़ा मिस टाइपिंग है, ठीक, उसको इग्नोर कीजिएगा। ठीक, 2 जोड़ी जो है ये क्या किया था ना, संगमरमर की मूर्ति बनवाया था। ठीक है, ये जो संगमरमर की मूर्ति है, ये मूर्ति का ये लगाया था अपने दरबार में। जब भी किसी को दिक्कत होता था, मतलब किसी भी व्यक्ति को इंसाफ चाहिए होता था, तो वो आता था उस मूर्ति के पास। ठीक है, उसमें घंटी लगा होता था उस मूर्ति में। देखिए यहाँ घंटी की चर्चा की गई। ठीक है, उस घंटी को बजाकर कोई भी व्यक्ति, ठीक है, न्याय मांग सकता था। अगर किसी को लगता था कि हमें न्याय प्राप्त करना है उस राजा से, ठीक, मतलब कि किसी के साथ बुरा हुआ है, वो उसके पूरे साम्राज्य में कोई उसका मदद नहीं कर रहा, उसको न्याय चाहिए, तो यहाँ पर ये सुविधा थी कि वो व्यक्ति क्या कर सकता है, तो वो व्यक्ति वो जाए उस मूर्ति के पास, जो घंटी लगा उस घंटी को बजाए, और घंटी बजेगा तो शासक निकल के आएंगे। कुछ अधिकारी नियुक्त किया था इल्तुतमिश, वो अधिकारी निकल के आएंगे और उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। ठीक, ऐसे ही व्यवस्था देखिए लगा हुआ था अशोक के समय में भी। ठीक है, अशोक के समय में भी था, ऐसे ही व्यवस्था लगा हुआ था। जहांगीर के समय भी आपको ऐसे ही व्यवस्था देखने को मिलते हैं। ठीक है, जिसको न्याय की जंजीर कहते हैं, जिसमें जंजीर लगा था, घंटी लगा हुआ था, घंटी बजाएंगे तो शासक निकल के आएगा और आपकी सारी समस्याओं के बारे में जानने का प्रयत्न करेगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर देखिए लाल वस्त्र की यहाँ बात की जा रही है, लाल वस्त्र है क्या? देखिए इल्तुतमिश के शासन काल में न्याय चाहने वाला व्यक्ति लाल वस्त्र धारण करता था। अगर किसी को ऐसा लगता था कि हमको न्याय चाहिए, न्याय नहीं मिल रहा है, तो वो लाल कपड़ा पहन लेता था। ठीक है, लाल कपड़ा पहन लेता था। लाल कपड़ा का कॉन्सेप्ट क्या है? ठीक, तो ये ना लाल कपड़ा पहन के मस्जिद के सामने जाके खड़ा हो जाता था। ठीक है, जब भी मस्जिद देखिए नमाज़ पढ़ते हैं मुस्लिम लोग मस्जिद में। ठीक, तो ये जो नमाज होता है, ठीक, इस नमाज में जैसे वो लोग नमाज से निकलते हैं तो उस समय कुछ लोग लाल कपड़ा पहन के पहुंच जाते थे। ठीक, तो पता चल जाता था लोगों को कि ये न्याय के लिए व्यक्ति आया हुआ है, इसको न्याय चाहिए। मतलब कि लाल कपड़ा जो था ये सूचक था न्याय का। ठीक, तो इल्तुतमिश ने कहा था कि जिस किसी को भी न्याय चाहिए होगा वो लाल वस्त्र धारण करके मस्जिद के सामने आएगा। जो भी वहाँ अधिकारी होंगे, ठीक है, जो भी लोग होंगे वो लोग न्याय करेगा। और यही न्याय का जरिया था जिससे रजिया सुल्तान को न्याय मिला था और रजिया सुल्तान एक शासिका बन पाई थी। ठीक, क्योंकि जो ये रुकनुद्दीन था, ठीक, इस रुकनुद्दीन फिरोज ने खुद शासक बन गया था। ठीक, तो इसको साइड करके, जबकि देखिए इल्तुतमिश ने शासक के रूप में चुना किसको था, तो रजिया को चुना था। ठीक है, इल्तुतमिश ने चुना किसको था, रजिया को चुना था। लेकिन शासक बना कौन, तो रुकनुद्दीन बन गया। तो ये रजिया क्या की थी कि लाल वस्त्र धारण करके मस्जिद के सामने गई थी। सभी लोगों ने देखा कि इसको इंसाफ चाहिए, लोगों ने इसके साथ इंसाफ भी किया था। ठीक है, और इस रुकनुद्दीन को तख्ता से हटा दिया गया और रजिया सुल्तान को शासिका बना दिया गया। ठीक है, भारत की पहली महिला शासिका के रूप में जानी जाती थी कौन, तो रजिया सुल्तान। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक, चलिए अब देखिए ये इल्तुतमिश से रिलेटेड जो भी स्थापत्य है, ठीक है, मतलब कि इल्तुतमिश ने कौन कौन सी चीज़ें बनवाई थी अपने जीवन में, ठीक, उन सारे चीज़ों के बारे में हमें यहाँ देखना है। ठीक, देखिए वीडियो जो लंबा हो रहा है लेकिन बस थोड़ा सा बता दे रहे हैं ताकि कुछ छूट ना जाए। ठीक, इसके बाद हम लोग एंड कर देंगे वीडियो को। देखिए ये इल्तुतमिश जो था, ठीक है, इसने ये सुल्तानगढ़ी का एक मकबरा बनवाया था दिल्ली में। ठीक, तो ये अगर आपसे पूछा जाए कि सुल्तानगढ़ी मकबरा किसने बनवाया था, तो इल्तुतमिश ने बनवाया था। ठीक है, कहाँ है, तो दिल्ली में। तो याद रखिएगा ये। ठीक है, अगर डेट भी आपसे पूछे तो 1229 याद रखिएगा। ठीक, याद रखिए 1229 में ही इल्तुतमिश ने स्वतंत्र सल्तनत की शुरुआत किया था। ठीक, ऊपर हमने बताया था आपको। ठीक है, उसी समय इसने क्या किया था, एक मकबरा बनवा दिया था। ठीक है, चलिए ये था क्या, तो इल्तुतमिश के पुत्र नसीरुद्दीन मोहम्मद जो था ना, उसका कब्र था ये। ठीक है, टम्ब था। ठीक, चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए ये जो मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह शरीफ है। ठीक, मोइनुद्दीन चिश्ती के, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है उनके दरगाह जो है अजमेर में। ठीक है, ये सारे का स्थापना जो है ये कौन करवाया है, तो वही इल्तुतमिश ने ही करवाया। ठीक है, चलिए तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो मकबरा है इसको किसने स्थापित करवाया था, किसने बनवाया था, तो वहाँ पर आपको दिख जाएंगे इल्तुतमिश। ठीक है, कहाँ है ये, तो अजमेर में। ठीक, देख सकते हैं आप यहाँ पर प्रॉपर आपको उसका जो मज़ार होता है, ठीक, उसके पिक्चर यहाँ दिए गए हैं, आप देख के यहाँ याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए ये मदरसाए मुइज़्ज़ी। ठीक, मदरसाए मुइज़्ज़ी जो है ये दिल्ली में बनवाया था। ठीक है, किसने बनवाया था, तो इल्तुतमिश। ये सारे के सारे हम इल्तुतमिश की कृतियों के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये स्मृति जो बना था किसकी यादें बना था, तो मोहम्मद गोरी की यादें बना था।
ठीक है, मतलब मोहम्मद घोरी की याद में इसने इल्तुतमिश ने एक बनाया था, ठीक है, जिसका नाम था मदरसा-ए मुइज़्ज़िनी, ठीक है, जो कहाँ बनाया था, तो दिल्ली में बनाया था। ये किसके द्वारा बना, इल्तुतमिश के द्वारा। इस बात को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए कुछ डायग्राम है, वही सारी बातें हैं जो उधर हम लोग पढ़े हैं, उसी को वेन डायग्राम में यहाँ समझाया गया है, ठीक है। चलिए वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम अपनी इस भाग का यहीं समापन करते हैं। बाकी आगे जो है हम नेक्स्ट भाग में पढ़ेंगे। ये गुलाम वंश का दूसरा पार्ट है, सल्तनत काल का दूसरा पार्ट, ठीक। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता हो, ठीक, तो बिल्कुल सपोर्ट करें हमें, ठीक। अगर आप किसी प्रकार के कोई सुधार चाहते हो तो बिल्कुल कमेंट करें, या कुछ नया चाहते हो तो बिल्कुल कमेंट करें। अगर हमसे कोई मिस्टेक यहाँ हो जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम से उसको सुधारने का, ठीक। अगर आपको अच्छा लगता है तो फुल सपोर्ट करें हमको, ठीक। लाइक करें, कमेंट करें, और हो सके तो शेयर भी कर दे। इससे पहले हमने प्राचीन भारत के जो भी वीडियो थे उसको अपलोड किया हुआ है, जो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपको प्राचीन भारत से कुछ, देखिए प्राचीन भारत में हमने MCQs करके काफ़ी सारे वीडियो डाले हैं, तो आप वहाँ से करके आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, आज की इस भाग की हम समापन यहीं करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।